गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में वो कहते हैं वेलकम। आप क्या सोच रहे थे हम कहाँ गायब हो गए? गायब कहीं नहीं हुए थे। आज हमने कहा जरा चलते चलते आते हैं और इसी तरह से नई जरा एंट्री करते हैं अपने सेट पे। और सुनाए सबीन, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाल और चाल दोनों ठीक है? हाँ ठीक है। ओके अच्छा, सुबह से शुएब आए ना अपनी डबल चिन को ऐसे ऐसे करें, बिकॉज़ आई क्या थिंक जिंदगी में पहली मर्तबा आपकी डबल चिन आई है। पहली बार। उम्र की बात है ना, आप देखें सर्टेन एज के बाद आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, ऑब्वियसली उस वजह से आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इट्स ओके। हमारे जगह यहाँ पे पार्ट और ऑफ भी बहुत से लाइफ। लोग हैं, वो क्या वो भी एजेड हैं? सभी तकरीबन आपके मोटे इस ही आई मीन नो बॉडी शेमिंग, बट ख्याल रखें अपनी सेहत का। और लेकिन यू लुक फाइन। आई थिंक आप शायद अंडरवेट भी थे प्रोबेबली। नहीं, मैं अंडरवेट नहीं था। Okay. मैं अपने बीएमआई के हिसाब से बिल्कुल ठीक हूँ, अभी अच्छा, तक okay. ठीक हूँ। और उसके उस लोअर लिमिट पे था तो अभी भी मेरा मार्जिन जरूर है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे हाँ, लेकिन जब तक आप यूं नहीं कर सकते मैं क्यों करूं, मेरी भी नजर आ जाती है। हाँ यूं करेंगे तो नजर आएगी, यूं नहीं करना आपने। ऐसा अच्छा। एनीवेज, आज प्रोग्राम में बड़े मजे का हम एक सेगमेंट लेकर आए हैं जो आगे चलकर आप बड़ा एंजॉय करेंगे उसको, और उसमें शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी से मुताल्लिक आपको हम बताएं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, सो आपने करना यह है कि एक प्लेन यानी सादा सफेद कागज यानी प्लेन व्हाइट पेपर आपने लेना है। उस पर आपने करना है कि 3 वर्टिकल लाइंस और 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी, यानी 3 सीधी लाइनें और 3 ऐसे लाइंस आपने लगानी है। एक आपने सर्कल ड्रॉ करना है, एक आपने दायरा ड्रॉ करना है, एक आपने जुमला लिखना है। वो आपका नाम हो सकता है, उसमें कोई बात हो सकती है, कोई भी चीज, छोटा सा एक सेंटेंस आपने उसमें लिखना है। सो आपकी राइटिंग, आपका स्टाइल, आपका जिस तरीके से आपने लाइंस ड्रॉ की हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा। कैसे? ये मैं और सबीर नहीं बल्कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट आएंगे, वो बताएंगे। बिल्कुल जी, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगे। वो आज बताएंगे कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से जज की जा सकती है। आई मीन डोंट जज एनीबॉडी, पर्सनालिटी कैसी लगती है उससे। नहीं, जज इन द सेंस नॉट इन नहीं नॉट जजमेंट के पर्सपेक्टिव से, कि ऑब्जर्वेशन के पर्सपेक्टिव से जजमेंट की बात करी मैं, नॉट वो वाला जजमेंटल नहीं होना। वो तो सिंपल लोग कहते हैं ना, मैं किसी को जज नहीं करता, लेकिन करते हैं। हाँ, तो करके ही कह रहे होते। वैसे मैं जज तो नहीं करता, लेकिन फिर भी कि वो ये ना कि आधा घंटा गॉसिप करके बात करके छोड़ो, हमें क्या लगे, किसी की बुराई क्या करें, अल्लाह नाराज हो जाएगा। फिर हमें रहने तो नहीं करते, है ना? ये बड़ी ये होता है। सो प्लीज डू दिस, ठीक है? रिपीट कर देते हैं। अच्छा, अपना नाम और शहर जरूर लिखिएगा ताकि हम बता सकें कि किसकी हैंड राइटिंग है और किसके बारे में बात हो रही है। तो नाम और शहर लिखना मत भूलिएगा ताकि आपको पता हो कि आपके बारे में ही बात हो रही है। वंस अगेन 3 वर्टिकल लाइंस, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 1 सर्कल और 1 छोटा सा सेंटेंस आपने लिखकर भेजना है। हमें जल्दी से व्हाट्सएप करें, हमारी टीम उसको प्रिंट आउट लेगी और आज हम अपने सामने वो रखेंगे और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आके आज आपको बताएंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे, और मेरा ख्याल है आज क्योंकि हम उस सेगमेंट के लिए वक्त ज्यादा रखते हैं और हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। हम वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है हमारा और आपका राइजिंग पाकिस्तान। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। कैसे कदम बढ़ाएं, कैसे आगे जाएं, आओ मिलके सोचें, सोचने से आए सोचों में बेदारी, 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 बेदारी।
from Nestle. तमजीद साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब ये क्या कर रहे हैं? तमजीद साहब क्या कर रहे हैं? भाग गई, अभी क्लिनिक से भाग गई हूँ ताकि आपसे आकर मिल सकूं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं देखता हूँ। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। चले, मैं उसे भूल गया। तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी का नाम ले रहे हो मेरे सामने? लेकिन मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं। लेकिन मैं लड़ना चाहता। तशद्दुद मेरे मिजाज में बिल्कुल नहीं। अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, समझे? रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Let's get digital with Zong 4G. ये जो आमिल होते हैं ना, ये बिल्कुल जैली होते हैं। 1200 रुपए बेटा जाया कराया। जाया कैसे? उसने मुझे मंत्र तो दिया है, मैंने तो मेरा मतलब है मंत्र फूका है आप पे। डार्लिंग, आप जैसे ज़हीन बंदा भी जाली आमिल के पास। खैरियत है? सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा टाइटल दे दिया आपने। राइस आधा किलो और हॉट मसाला 1 चम्मच। हॉट मसाला। जितने भी सुपर हिट और लॉन्ग रन जो ड्रामे चले ना सर, यहाँ सब जो ड्रामे थे उस सब मैंने पाकिस्तान टेलीविजन से किए हुए थे। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हमारी बच्चियां माशाल्लाह से हर फील्ड में आगे जाती है, हमें दिखाई दे रही हैं। ऐसी जी कंपटीशन की बात करते हैं। कराची में नेशनल गेम्स जो हैं उनका इनेकाद किया गया और कराटो में जो है वो 2 बहनें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आयशा खान एंड मिसबा खान। उसमें से जो आयशा खान है उन्होंने जी मेडल हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया उन्होंने। अब ये देखिए ना, पूरा एक सफर था उसकी, पूरी क्वालिफाई करना, उसके लिए वहां तक जाना, फिर वहां पर खेलना, रिप्रेजेंट करना। बिकॉज ऑब्वियसली देखिए जितने भी क्लब्स होते हैं वहां पर ट्रायल्स हो रहे होते हैं और ट्रायल्स जब होते हैं उनमें से बेस्ट प्लेयर्स जो हैं उनको चूज किया जाता है, उनकी एक टीम बनती है और वो टीम जो है वो आगे
पार्टिसिपेट करती या हैं अपनी अपनी इंडिविजुअल कैटेगरी भी होती है समटाइम्स, उसमें भी वो जाके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो आयशा जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया और उनकी बड़ी बहन जो मिसबा खान है, चूंकि उन्होंने भी क्वालिफाई किया था, उनसे पूछेंगे कि दुखी तो नहीं है कि बहन का मेडल आगे मेरा नहीं आया। सबकी मुलाकात कराते हैं दो टैलेंटेड बहनों से। आयशा एंड मिसबा इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। बहुत शुक्रिया। तो आपसे स्टार्ट करते हैं आयशा, ज़रा तैयारी की, वहां तक पहुंची इन ब्रॉन्ज मेडल, ये सोच लिया था कि मेडल तो लेकर ही आना है? हाँ, ये तो था पक्का कि मेडल आएगा ही आएगा। ओके, ये कंफर्म था। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें बताएं कैसे आपने जर्नी अपनी शुरू की, आप दोनों ने। आयशा आपसे ही शुरू करेंगे, किस तरह जर्नी, कितने साल हो गए आपको खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, एंड देन इस लेवल पे पहुंचना कि नेशनल गेम्स में ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने वाले हमें इसमें। और स्टार्टिंग में तो मुझे इतना इसका शौक नहीं था, मेरी बहन इसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि इसने मुझे ऑलमोस्ट फोर्सफुली बीच में डाला था कि मैं कर रही हूँ कि तुम भी करो अब। ओके, तो मेरी मिसबा, अच्छा आप दो बहनें ही हैं या और बहन भाई भी हैं? नहीं, हम दोनों बहन, दो बहनें ही हैं। और आपने चूंकि पहले स्टार्ट कर दिया, आपने कहा कि आयशा को भी करना चाहिए। जी। आपको शौक कैसे डेवलप हुआ था? उनको तो आपको देखकर हुआ या आपने जबरदस्ती उनको खींचा, चलो छोटी तुम भी आ जाओ? जी, मुझे बस बचपन से ही शौक था। वो तो है ना, हर किसी का एक ड्रीम होता है। हाँ। तो मेरा बस यही मार्शल आर्ट्स में आने का ड्रीम था, तो अच्छा। आगे से बस कराटे में आ गए। ओके, तो प्रोसेस बताया अभी इस नेशनल गेम्स का क्वालिफाई करना, क्योंकि ज़ाहिर ट्रायल्स हो रहे होते हैं। कैसे मालूम हुआ कि अच्छा नेशनल गेम्स होने वाली हैं? फिर आपने कैसे सोचा कि मुझे ट्रायल्स में हिस्सा लेना है? ट्रायल्स में कितना टाइम लगा, फिर वहां पर जाना, उस पूरे प्रोसेस को जरा एक्सप्लेन करें आप मिसबा। नेशनल ओलंपिक गेम्स थी, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी गेम्स होती हैं ओवरऑल। इसमें आई थिंक 29 गेम्स थी सारी, और हर सूबे से टीम्स आती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टीम्स भी आती हैं। तो इसमें हम लोगों ने इस्लामाबाद की तरफ से रिप्रेजेंट किया था। नवंबर में इसके ट्रायल्स हुए थे, जिसमें ओवरऑल पूरे इस्लामाबाद से जो रजिस्टर्ड क्लब हैं कराटे के, वो सब आए थे। और हमारी एकेडमी में ही क्या कहते हैं, मेरिट पे सबने ट्रायल्स दिए, जो जीते उनको क्या कहते हैं सेलेक्ट किया इंडिविजुअल कैटेगरीज में। वेट कैटेगरीज होती हैं इसकी, बिल्कुल, और उसमें क्या कहते हैं हर एक वेट में एक प्लेयर को सेलेक्ट किया। पूरे इस्लामाबाद में एक वेट कैटेगरी से एक प्लेयर ने जाना था। फीमेल्स और मेल डिफरेंट होता है, तो 8 फीमेल्स गई थी और 8 मेल्स गए थे। सही। फिर वहां पहुंचने के बाद का बताया ना? वहां पहुंच के कराची में गए थे, काफी अच्छा था वो भी। ओके, क्योंकि जो विजुअल्स हमने देखे हैं वो तो बहुत मजे के वहां के इवेंट के। अब आप बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ बहुत सारे लोगों से मिले थे, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स से भी मिलने का मौका मिला था। तो बहुत एक न्यू एक्सपीरियंस था, ये हमारा फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं इतना बड़ा इवेंट था माशाल्लाह नेशनल्स में, तो बहुत अच्छा। अच्छा, वैसे बंदा जिस तरह से आप जब जीत जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली खुशी जरूर होती है, लेकिन ये होता है कि जब आप रनर अप होते हैं या आप फर्स्ट नहीं आ पा रहे होते, तो एक एक आप डीमोटिवेट सा बाज़ोकात हो जाते हैं। क्या आप पे ये फेज आया कि नहीं मैं जीत नहीं सकी, काश मैं जीत जाती, या मेरी ये गलतियां थी, नेक्स्ट टाइम मुझे इनको बेहतर करना है? थोड़े से इस प्रोसेस के बारे में बताएं। ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं मतलब मेडल नहीं लाई, जीती नहीं हूँ। बाकी लास्ट टाइम जितना भी था अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेडल या सब कुछ आता रहा। तो फिर तो ज्यादा ये चीज फील होती है। नहीं, इस दफा मेरा ओपोनेंट बहुत अच्छा था। लाइक मुझे पता चल गया था कि शी इज ऑन अ वेरी डिफरेंट लेवल। तो मुझे डिमोटिवेशन के बजाय कहते हैं इंस्पिरेशन हुई कि मुझे और मेहनत करनी है, उसके लेवल पे आना है। अच्छा, देखिए ये पॉजिटिव अप्रोच है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात ये एग्जैक्टली, और जो बेहतर है आपसे उसको बेहतर माने और उससे इंस्पायर होके उससे भी बेहतर करने की कोशिश करें। ये आपकी सोच होनी चाहिए जिससे आप चलें। एंड आई एम श्योर दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। यकीन जाने, आपको लगता है आप एक ठीक काम करें, आप उस ठीक काम को करें अनटिल अनलेस किसी से उसका नुकसान नहीं हो रहा। आई एम श्योर हमारी जो एथलीट्स हैं उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं, सिवाय ओपोनेंट को किसी को नुकसान नहीं, किसी को नुकसान नहीं होना भी नहीं चाहिए। सिवाय ओपोनेंट किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो जो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं उनको भी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि वो भी कान जिस तरह बंद करते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि इर्द गिर्द के लोग जब बातें कर रहे होते हैं ना तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये भी एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है कि आप अपनी बच्चियों को देखें, उनके टैलेंट को देखें और उसको लेकर आगे चल रहे हो। अच्छा, आपकी फैमिली में और कोई है जो कि इस तरह से किसी
अनकन्वेंशनल फील्ड में गया हो कि कि लोगों ने सोचा ना हो कि ये जाएंगे, जैसे आप लोग स्पोर्ट्स में चले गए? नहीं, कोई भी नहीं। नहीं, कोई भी नहीं। ओके, तो मेरा ख्याल है वो आप लोग जो बैरियर्स ब्रेक कर रही हैं तभी ज्यादा खानदान के बच्चों के लिए कर रहे हैं, इंशाल्लाह। ये कह सकते हैं जी। दैट्स ग्रेट। थोड़ा डाइट प्लान भी बताएं ना, आपका डाइट प्लान क्या है, स्पेशली किसी फाइट से पहले, किसी इवेंट से पहले? इवेंट से पहले ज़्यादातर वो चीज़ें जिनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होती हैं Okay. और कार्बोहाइड्रेट Carbs कार्बन्स, यस, कार्ब्स, वो ज़्यादा हो, ठीक है, वो ज़्यादा लेने होते हैं। और वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेते जिसमें फैट्स और जो ऑयली चीज़ें होती हैं वो Okay. बिल्कुल नहीं लेनी। वेट कैटेगरी क्या है आप दोनों की? मेरी वेट कैटेगरी -45, 50 बिलो 50। ओके, सो अच्छा, इसमें ये होता है कि आप पहले वेट हो जाता है एक दफा जी। और उसके बाद फिर आप चाहे ज्यादा से ज्यादा खा लें, ये होता है? होता है, लेकिन हमें ट्रायल से मतलब ट्रायल्स में भी वेट का ख्याल रखना होता है और वहाँ जाके भी वेट, क्योंकि उस दिन वहाँ जाके भी वो वेट करवाते हैं। अगर आपका वेट आपकी वेट कैटेगरी से ज्यादा या कम होगा, वेट होता है जी, ज्यादा या कम होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इस दफा काफी हुए थे लोग। मैनेज रखना है आपने, उसी ब्रैकेट में रहना है अच्छा, आपने। वैसे क्योंकि अमूमन हम ये देख रहे होते हैं कि जब सिलेक्शन हो रही होती है उस टाइम पे एक बार वेट हो जाता है कि सारे प्लेयर्स एक लेवल पे उनको ट्रीट करें और उसके बाद फाइट तक वो अपने ओपोनेंट को देख के वेट गेन करें, लूज करें, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा होता। बहुत सारे हमने ऐसे प्लेयर्स देखे हैं, लेकिन आपकी कैटेगरी जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट। कैटेगरी चेंज नहीं होनी चाहिए ना, ये तो नहीं हो सकता कि आप 2 दिन वेट कट करें, वाटर वेट सारा लूज हो जाए, फिर उसके बाद आप सब कुछ खा के और 2 किलो बड़ा हुआ आपका, फिर देखिए वहाँ पे 1-1 किलो का बड़ा फर्क पड़ता है आपके ओपोनेंट के साथ, प्लस आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि जब आप बहुत तेजी के साथ वेट को फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, हेल्थ मुतासर भी होती है आपकी, वो एनर्जी जो वाटर वेट, वो ये वाटर वेट अब बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, यकीन जाने इसको डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है बॉडी में, एट द सेम टाइम आपकी डलनेस आ जाती है, आपका स्टेमिना कम हो जाता है, आपको मसल क्रैम्प्स इतने बुरे होना शुरू हो जाते हैं कि आई डोंट नो कि ये कैसे मैनेज करते हैं। आई थिंक मे बी शायद उनकी रूटीन बन गई, आपकी बॉडी ट्रेन हो गई है उससे मुताबिक। हाँ, मे भी हो सकता है कि बाकी वो डाइट ओवरऑल अच्छी लेते हो तो उस तरीके से मैनेज होता हो। अच्छा जी, आयशा मिसबा मैसेज देना चाहें हमारी बच्चियों को इस वक्त, जो इस वक्त हमें देख रही हैं और इसी तरीके से फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं। आयशा, आपसे शुरू करते हैं। ये है ना कि हर चीज़ ट्राई किया करे, कोशिश करे, ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती बाकी सब कर, क्योंकि अक्सर लड़कियों में ये होता है ना कि बॉयज़ ये कर लेते हैं, हम क्यों नहीं हम नहीं करती। लड़कियां अपने आप को ना अक्सर बॉयज़ से कम समझती हैं, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनको भी, वो भी हर चीज़ कर सकती हैं, एब्सोल्युटली कर सकती हैं और कर रही हैं। योर मैसेज मिसबा? मैसेज ऑफ द डे, जो भी आप अपने बारे में सोचती हैं, आप पेरेंट्स को मैसेज दे सकती हैं कोई? पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि वो सपोर्टिव हो, क्योंकि आजकल ये है कि गर्ल्स में बहुत वो है, पैशन है, उनको हर चीज़ करने का शौक होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते तो वो उनकी वजह से पीछे रह जाती हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि यू शुड ट्रस्ट योर चिल्ड्रन। एब्सोल्युटली, यस, ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। क्या कहते हैं कि ट्रस्ट वाला एलिमेंट आपने बड़ा अच्छा रेज किया, और बाकी जो ट्रस्ट होता है, फिर हम देखते हैं बच्चे उस ट्रस्ट को लेकर, क्योंकि मेरे वालिद साहब का, मेरी वालिदा का ट्रस्ट है मुझे उस ट्रस्ट को लेकर चलना है, बड़ा कॉन्फिडेंटली पे चल रहे होते हैं और बहुत एक्सेल करते हैं। और फिर जी जी, बच्चों के लिए ये भी है कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करें तो ओवर नहीं होना, क्योंकि कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं तो वो गलत कामों में भी चले जाते हैं। तो ट्रस्ट को ब्रेक भी नहीं करना ना, क्योंकि इट्स टू वे थिंग। अगर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करें, तो आपने उस सपोर्ट का भी रिस्पेक्ट करनी है, उस ट्रस्ट को भी बड़े एहतियात के साथ लेकर चलना होता है। आयशा मिसबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और आगे आने वाले इवेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। अगली बार मेडल आपने लाजमी दोबारा लेना है, क्योंकि पहले बहुत मेडल्स आपके पास हैं, इस बार चूंकि नहीं आया तो अगली बार आएगा, और इट्स ओके ब्रॉन्ज, बट नेक्स्ट टाइम सिल्वर एंड गोल्ड इंशाल्लाह। गोल्ड पे आंख है इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन जी। हम बढ़ेंगे नाज़रीन अब एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। तो 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है चिटोस, एंग्रो फर्टिलाइजर, कुरकुरे, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, सॉन्ग 4G।
From Nestle. Zong की मंथली सोशल एंड यूट्यूब ऑफर से पाएं 20 GB डेटा, 500 Zong मिनट्स और 100 अदर नेटवर्क मिनट्स। सब कुछ मिले सिर्फ 600 रुपए के डिस्काउंटेड रेट में। अभी डायल करें *6001#। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। जिंदगी के बहुत से रंग हैं और उनमें छुपी गहराइयां भी। मियाँ बीवी के दरमियान का रिश्ता बराबरी का होना चाहिए, ऐसे खौफ और डर का नहीं। वैसे भी हम लोग नए जमाने की लड़कियां हैं, एकदम फियरलेस। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। आप जानती हो मेरे अलावा किसी को हक नहीं है जो मेरी बीवी को रुलाए। आमिर ये सब झूठ है। बस मैं थक चुकी हूँ बेबुनियाद इल्जाम सुन सुनकर, अब और नहीं। पूरी दुनिया हमारी लव स्टोरी की मिसालें देगी। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। मैंने ये सोचा है कि अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन जो है ना रेंट पर दे देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना घर रेंट पे नहीं देने वाली। ये किसकी बारात सूट के आई है? ये दिलरुबा जी है, वो मैंने तुम्हें बताया था ना, ऊपर वाला पोर्शन जिन्होंने रेंट पर लेना था। मुझे अपना घर इसे किराए पे नहीं देना। निकालो इसे। ना मुश्किल हो जाएगी। इसे निकालना? अरे नहीं, इसको मनाना। तुम रुबीना को कब बताओगे हमारे बारे में? कभी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर उसको पता चल गया ना तो मेरा कत्ल कर देगी। अभी बताना खतरे से खाली नहीं है, बहुत जालिम औरत है। आप अगर यहाँ बैठी हैं तो वो नाश्ता किसके लिए लेकर गए? वो भी पहला। छोड़ोगे नहीं इसको? फिर दिल करता है कि सारी दुनिया के सामने खड़े होकर कहूं कि तुम मेरी पहली मोहब्बत। तुम मैं कौन हूँ? रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर।
अफशी ने जो जफर की बेइज्जती की थी उसके घर वालों को पता चल गया, वो लोग तो आगे से बाहर हो रहे हैं। इन्हें गृहस्थी का कोई तजुर्बा नहीं है और वो बज्जात नौकर उल्टी पट्टियां पढ़ाते हैं। मैं इस मामले की तह तक जाकर रहूंगी। अरे कसम खुदा के, एक समूचा आदमी को उठा के पिंजरे में डाल दिया। ठीक से देख लो, कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई हमारी। कमाल करती हैं आप, अगर टूट गई होती तो बाहर फेंक देता। अरे तुम्हें हड्डियां कैसे नजर आ गई? आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, हमने बात की जवाब नदारत हमें पहचाना तक नहीं। इस कॉलोनी में सारे घर एक से हैं। अरे कोई और तो किसी दूसरे के घर में नहीं घुसता। तुम्हारा जब जी चाहता है मुंह उठा के यहाँ लुढ़कते चले आते हो। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जब हम छोटे थे तो दिसंबर वेकेशंस का बहुत इंतजार रहता था। दिसंबर की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां। अब अच्छा, सर्दियों की छुट्टियां कम बोलते हो, कहते दिसंबर की छुट्टियां हो रही हैं। हाँ, हमें तो अगर ये छुट्टियां कभी जनवरी में शिफ्ट होगी तो हमारा जो तकिया कलाम है ना वो मेरा बदल जाएगा। तो सब कुछ बदल रहा है ना भीगा भीगा सा दिसंबर है और ना उस तरह की ठंड दिसंबर में। क्या याद करा दिया, दिल दुखता है लिटरली। वो उनका तो ज्यादा दिल दुखता होगा जो कि दिसंबर की जो बारिश होती थी, बरसात होती थी, उसमें शायरी कर रहे होते थे। या दिसंबर की ठंड से मुतालिक शायरी होती थी। एनीवेज, दिसंबर या विंटर वेकेशंस जो कि कुछ स्कूलों में स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ में आज से हो रहे हैं, कुछ में कुछ दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगी। इन एनी केस जहां जहां पर विंटर वेकेशंस, उससे मुतालिक आज हम बात करेंगे कि क्या किया जाए। क्या बस बच्चों को कहें कि फाइन रिलैक्स, जिस तरह आज सुबह मेरे बेटे ने मुझे कहा पापा आज मेरा लास्ट पेपर है, फिर तो मेरी मौज है। मैंने कहा क्यों, उससे पहले तुमने क्या किया है? कौन से तुम बॉक्स बंद होके बैठ गए थे? अच्छा, एग्जाम हो रहे होते, बच्चों की इतनी टफ रूटीन चल रही कल होती है। उसने कुछ नहीं पढ़ा, पापा मेरी सारी तैयारी है। उसने पेपर्स में भी ना लुट्टी डाली है। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो उनके लिए वेकेशंस और स्कूल एक ही चल रहा है। और मैंने ये देखा है वो बच्चे बहुत अच्छे ग्रेड्स भी ले रहे होते हैं। हाँ, ग्रेड्स बड़े टैलेंटेड भी होते हैं, दे नो, उन्हें सब आता है। वो शायद रूटीन से अच्छा पढ़ रहे होते हैं या आई डोंट नो, उन्हें जरूरत नहीं पड़ी होती कि आखिरी दिन उन्होंने बस अपनी दिमाग अपना खपाना है। तो आई थिंक इट्स ओके। जिन्होंने लास्ट डेज में बहुत ज्यादा दिमाग खपाया है, वैसे भी बहुत होती है। और इन पेपर्स में जिन्होंने बहुत ज्यादा सर खपाया वो तो वाकई फिर कहेंगे रिलैक्स होना है। पेरेंट्स क्या करें? क्या बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि अब छुट्टियां हैं तो कुछ नहीं करना, रूटीन नहीं बनानी, या कि वाकई इन छुट्टियों में भले वो छोटी सी छुट्टियां हैं तो रूटीन बनानी चाहिए? इस पर बात करेंगे। एजुकेशनिस्ट आयशा साकिब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ग्रेट टू हैव यू जी। आयशा साहब, आप क्या टीचर्स के लिए भी कंसर्न होता है कि अच्छा छुट्टियां होने वाली हैं, इतनी मेहनत टीचर्स ने बच्चों पे करवाई होती है कि अब ये 10-15 दिन बाद जब वापस आएंगे बच्चे शायद फिर से हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा ही कंसर्न होता है, लेकिन स्टार्ट ऑफ द सेगमेंट में आपने माहौल इतना शायराना बना दिया है सबके लिए टीचर्स के लिए भी गैप ब्रेक इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल ये बहुत कंसर्न की बात है कि बच्चे जब वापस आए, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक होता है, टाइम टू रिचार्ज एंड रिफ्रेश एंड रीबूट योरसेल्फ। तो उसके बाद जब बच्चे वापस आते हैं, अगर वो बिल्कुल ब्लैंक वापस आएंगे तो वो जितनी मेहनत अब तक टीचर ने कर रखी है वो सब फिर वेस्ट हो जाएगी या उसको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स शुड कीप इन टच विद द स्टडीज एंड ऑल्सो एंजॉय द ब्रेक। तो फिर क्या टीचर्स उन्हें बता देते हैं कि अच्छा आपने इन छुट्टियों में ये करना है, कुछ काम? देखें, एज अ एजुकेशनिस्ट मैं तो समझती हूँ कि दिस इज सच अ स्मॉल ब्रेक, जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट ही हो जाए तो दैट सर्व्स द पर्पस। काम अभी चूंकि आपने खुद ही बताया आपके अपने बच्चे के एग्जाम खत्म हुए, वो तो बिल्कुल रेडी नहीं होगा। मौजे। सो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि चूंकि दिसंबर में मोस्टली स्कूल्स में एग्जाम्स हो रहे होते हैं, असेसमेंट्स हो रहे होते हैं, तो ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो अपना टर्म सिलेबस एंड कर चुके होते हैं। तो हमारा सिर्फ यही होता है कि वट एवर द कॉन्सेप्ट्स यू हैव डन इन दिस टर्म, जस्ट रिवाइज द जेनेरिक थिंग्स सो दैट व्हेन यू कम बैक आप आसानी से कोप अप कर लो। होमवर्क मेरा ख्याल है कि इट्स अ लिटिल बर्डन इन दिस ब्रेक, बट प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट्स एंड टास्क कैन बी गिवन। मुझे लगता है कि बच्चों को पर्सनल मुझे लगता है पर्सनल ओपिनियन जी। देखिए वो इस वजह से क्योंकि एक पर इतनी छोटी सी तो छुट्टियां होती हैं, बहुत थोड़ी होती हैं। दूसरी बात ये कहेगा ना कि हमें पता है बच्चों को कैसे संभालना होता है जब पूरा दिन घर होते हैं, तो मुझे लगता है फ्री हैंड देना चाहिए, जो मर्जी करें, रिलैक्स करना है वो भी करें, क्योंकि ओवरऑल बच्चों की रूटीन टफ होती है। सही बात।
दुरुस्त। नहीं, फ्री हैंड तो खैर इतना भी नहीं देना चाहिए क्योंकि रूटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बच्चे उनका बड़ा फ्रिजाइल सा माइंड होता है, वो एक रूटीन में चल रहे होते हैं, तो इट्स बेटर दैट वी शुड मेंटेन दोज डिसिप्लिन्स एंड रूटीन्स। ये इतना अच्छा वर्ड डिसिप्लिन वाला क्योंकि हम अक्सर देखते हैं वो छुट्टियों में ना अच्छा वो लेट उठ रहे हैं, वो नाश्ता नहीं कर रहे हैं अपने टाइम पे, अब अब चिल रूटीन है, इट्स ओके, ब्रश आज स्किप ना कर दें, ब्रश वाई टू स्किप मैं वाई नहीं, मैं पढ़ाई के पर्सपेक्टिव नहीं, मैं डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। हर चीज इम्पोर्टेंट है, हर चीज इम्पोर्टेंट है, वही जो रूटीन उठने और सोने की और जागने की और टीवी देखने की या गैजेट्स यूज करने की वो मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि छुट्टियां आती हैं तो मेरे ख्याल है पेरेंट्स को भी होता है कि कौन गर्म पे बेड छोड़े और कौन बच्चों को लेके बाहर निकले, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दिस ब्रेक शुड बी यूटिलाइज्ड प्रोडक्टिवली एंड इसके अंदर बिल्कुल ही टीवी और गैजेट्स के हवाले ना बच्चों को कर दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं, मैं आपके शो में हम पहले भी इस पे काफ़ी डिस्कशंस कर चुके हैं कि कितनी एंजाइटी और डिप्रेशन बच्चों में जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग extensive use of the screen and gadgets. So I think that routines are very important. सारी सी बात यह है कि बच्चों को रोजाना धूप लगवाएं जैसे रजाने पे पेटियों से निकालते रजाइयां धूप लगवाते हैं ना, बच्चों को विंटर वेकेशन में धूप लगवाएं। लगवाई ना लेंगे आज के बच्चे अपने आप को नहीं, आधा पौना घंटा लगवाएं। वैसे शोएब, वैसे कितना मुश्किल है आज के बच्चों को मैनेज करना, क्योंकि उनके पास लॉजिक होती है हर चीज की, उनके पास रीजनिंग है, उनको कायल करना किसी चीज पे मुश्किल तरीन काम होता जा रहा है, उनके पास जवाब है। ऐसा ही है, ये जनरेशन हमसे बहुत अहेड, इस एज में हम इतना शार्प नहीं सोचते थे, मजाल नहीं थे हम आगे से कुछ बोले लेकिन बच्चे क्वेश्चन और रीजनिंग करते हैं, और मेरा ख्याल है हमें उनको बड़ा अच्छे तरीके से उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहिए, उनको सप्रेस या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए वो फिर सवाल फंस जाएगा जहन में, वो और सवालों को जन्म देगा। तो इससे बेहतर है कि आप, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चों को सवाल करना भी सिखाएं, बहस ना करना सिखाएं, सवाल करना सिखाएं, क्योंकि जब आप अच्छे जो बच्चों की तरबियत का जब हम देखते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि बच्चे जो हैं वो रीजनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट बराए बहस कर रहे हैं या वाकई ही वो कुछ उसके अंदर उनको कोई लॉजिक नज़र आ रही है और हमने उसको एड्रेस कैसे करना है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सब्जेक्ट यहाँ पर रेज कर दिया है, सवाल और बहस, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि अमूमन बच्चे बहस की तरफ निकल जाते हैं, एनकरेज करते हैं, नहीं वो देखो ना कितना अच्छा है, वो सवाल कर रहा है, ही इज आस्किंग समथिंग और शी इज आस्किंग समथिंग, वो समटाइम सवाल नहीं होता, बहस होता है। अभी कैसे पेरेंट्स को अंडरस्टैंड हम करवाएं कि अच्छा अगर बच्चा इस तरह गुफ्तगू कर रहा है तो वो सवाल है, और अगर उसका ये रवैया है तो वो बहस है, इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें पेरेंट्स? देखिए, अगर आपके समझाने के बावजूद वो बार बार उसी चीज़ को रिपीटेटिवली कर रहा है, या फॉर एग्जांपल आपने उसको किसी चीज़ से मना किया और लॉजिक्स भी दिए, समझाया भी, यानी ही अंडरस्टैंड्स एज वेल कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है या मुझे नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद अगर वो उसको रिपीटेडली कर रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आप बिठा के उसको काउंसलिंग मोड में एड्रेस करें, और ऑब्वियसली जब तक उसके जहन से वो हर चीज़ अरेज आप नहीं कर पाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली एनग्रेव्ड है और वो इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का भी रोल आ जाता है कि बहस को रोकने के लिए एट टाइम्स थोड़ी रवायती पेरेंटिंग जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑब्वियसली देयर क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन बड़ा जरूरी है ये कि बच्चों को सवाल वाकई करने दें और इनकरेज करें कि आप सवाल करें, लेकिन सिर्फ सवाल करने की इनकरेजमेंट नहीं है, आपने खुद भी उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उनको जवाब भी देना है, एक अच्छे रीजन के साथ, पूरे लॉजिक के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके लेवल पर जाकर उसके पास बैठ के, उसके साथ बैठ के जब आप जवाब देते हैं वाकई बच्चा फिर एक नया सवाल जरूर करेगा, वो सवाल दोबारा नहीं करेगा। अच्छा, स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज किया जाए, थोड़ा सोल्यूशंस पे अगर हम बात करें, अब बच्चों को स्क्रीन से हटाना बहुत मुश्किल है। अब मैं स्क्रीन में सिर्फ फोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टीवी की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि फोन से बच्चे से ले लेते हैं, बच्चा टीवी यूज कर देखना शुरू कर देता है, टीवी से हटाते हैं बच्चा फोन ले लेता है। किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए कि बच्चों की उस तरह के एडिक्शन भी ना हो सके और वो हेल्दी एक्टिविटीज में रहे? और जब आप इन दोनों चीज़ों से हटा लेंगे तो वो फिर कहेंगे हम अब बोर हो रहे हैं, अब हमें बताएं अब हम क्या करें, क्या एक्टिविटी हो सकती है। देखिए, जो स्क्रीन है ना उसको प्रोडक्टिव यूज़ करने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मोस्टली टाइम अपना रील्स देखने में वेस्ट कर रहे होते हैं। मसला ही है। और वो वो इतनी एडिक्शन है कि वो आप एक देखते हैं, वो उसके बाद अगली और आपको टाइम का कोई आइडिया नहीं होता कि टाइम कहाँ जा रहा है। और दिस इज नॉट जस्ट विद द किड्स बट आल्सो विद द अडल्ट्स।
तो मेरा ख्याल है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ना उसको इंसेंटिव बेस्ड कर दें। अच्छा। कि आप अगर ये चीज इतने टाइम में करोगे, तो सुबह जल्दी उठोगे, ये बेड बनाओगे, किचन में हेल्प कराओगे बिकॉज विंटर ब्रेक है, तो इसके बाद आपको इतनी टाइम आप स्क्रीन टाइम अर्न करोगे मुझसे। So this is a very good strategy which I have also done at my home, that आप जब बच्चों को incentive based approach पे लेके आते हैं, तो वो थोड़े motivated भी होते हैं, काम खत्म करने की भी कोशिश करते हैं, assignments and tasks complete कर लेते हैं। और हम schools में भी ऐसे ही करते हैं कि if you will complete your work, we'll let you have a PE in the ground or we'll let you go to the ICT lab। तो वो ऑब्वियसली बच्चे फिर उसको अर्न करने के लिए एज अ टीम काम करते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म करें इसको। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो यूज़ ऑफ मोबाइल है, उसमें रील्स के अलावा देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स बच्चों को सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने वाली चीज़ है। जैसे हमारे पास बहुत सारे इंटरैक्टिव वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपके करिकुलम और आपके लर्निंग को लेकर ही उस पर कॉन्टेंट बनाया जाता है, जहाँ सिर्फ आप अपना टाइम लेयर एक्टिविटी में नहीं बल्कि एक प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। स्टोरी बोर्ड्स एक इस तरह का एक वेबसाइट है जहाँ बच्चे कॉमिक्स बनाते हैं, दे मेक कैरेक्टर्स, दे मेक स्केचेस, दे राइट द स्टोरी, उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर इसी तरह से साइंटिफिक सिमुलेशंस की वेबसाइट्स हैं जहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, अपने डिज़ाइन करते हैं, और बहुत सारे और ऐसे हैं कि एक्सप्लोर करने की बात है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इशू सबको पता है, सोल्यूशन पे बात नहीं होती। आपने कहा स्टोरी बोर्ड एक वेबसाइट है, बिल्कुल, तो पेरेंट्स नोट कर लें जिसको स्टोरी बोर्ड, ये वेबसाइट है। बच्चों को इस पे कॉमिक कैरेक्टर्स वो बनाएंगे, जिसको इंटरेस्ट होता है कॉमिक कैरेक्टर्स में वो उसको बनाएगा भी, तो प्रोडक्टिव टाइम भी है स्क्रीन का, वो सीखेगा भी। एक आपने कहा साइंटिफिक, एक फेट कोलोराडो के नाम से एक वेबसाइट है, जी हाँ बिल्कुल, उसके अंदर डिफरेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इवन यू एक्सपेरिमेंट्स हैं, एंड यू जस्ट चेंज द वैल्यूज योरसेल्फ, एंड उसके बाद आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और थर्डली, आप अगर स्क्रीन से हटा के उन्हें अपने साथ किचन में लाए ना जरा कि आओ मेरे साथ काम कराओ, और उसमें डालें कि हाउ द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी आर पुटिंग इन, इसकी फ्रैक्शन क्या है, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसको हम ये अम्मियों को मनाना इसमें बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अम्मियां तो कहेंगी बाहर ही निकलो, बड़े बच्चे भी और छोटे बच्चे भी वो किचन से बाहर ही रहे, इससे बेहतर होगा कि मैं खुद ही सारे काम करके ना खाना पेश कर दूं। वो यही कहती हैं, वो कहती हैं हमारी सबसे अच्छी हेल्प है कि आप जाएं। लेकिन देखिए, वो जो बच्चे जो लाइफ स्किल्स में शुरू से पेरेंट्स साथ इन्वॉल्व रहते हैं ना, वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। हम उनके उस मेस से थोड़ा सा डरते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि भाई मैं खुद कर लूंगी। लेकिन आई हैव सीन दैट व्हेनेवर आई लेट माय किड्स डू सर्टेन थिंग्स इन द किचन, दे फील more in charge of certain things, and they are like they know how to, if I am not there तो वो कर सकते हैं। तो ख्याल है ये भी एक चीज़ है जो हमें थोड़ा सा जरा सब्र रख के उनको पेशेंस के साथ भेजना चाहिए किचन में। देख रही हूँ कि वो अपने लड़कों को बहुत इन्वॉल्व कर रहे होते हैं किचन में, जिस तरह से बर्तन खाना खाया तो अपनी प्लेट खुद से वॉश कर लेना, इनफैक्ट खाने बनाना, इंस्टेंट चीजें उनको बना लेना, तो वो बच्चे भी ट्रेन हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, एंड दे नो के there are no gender roles। बिल्कुल, इसको भी तो हमें बच्चों को भी एड्रेस करना। और शायद हमने ये इसलिए भी सीखा है कि अगर हम अपने जनरेशन में देखें, जितने बॉयज हमारे, बस सारे नहीं बट मेजोरिटी को हमने देखा कि जो कोई बाहर गया है, किसी और शहर गया है, हॉस्टल में गया है, वो परेशान हुआ मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं वार्डरोब कैसे मैनेज करूंगा, और उसकी हेल्थ भी मुतासर हुई। हमने अपने आसपास ऐसे बहुत से केसेस देखे, तो इसलिए हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि अब आने वाले जो काके हैं हमारे, उनको ऐसा काका नहीं रहने देना, उनको बड़ा कर देना, और उनको ये भी बताना है कि इसमें कोई बुराई नहीं होती, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना है, मतलब रखना है। वो था ना हमारी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, ये यहाँ पे सिर्फ हमारी सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, और तो आप देखें कि डिफरेंट कंट्रीज में सब काम खुद कर रहे हैं। इसमें देखें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो खाना खाएगा वो अपनी प्लेट वॉश करेगा और रख देगा। इवन आपके गेस्ट भी प्लेट्स धो के जा रहे होते हैं। नहीं, ये बड़ा अच्छा एक ट्रेंड है, किसी पे आप बर्डन नहीं बनते, और ये भी जरूरी है कि फिर सोसाइटी भी उस तरीके से एक्सेप्ट कर रही होती है। खवातीन के ऊपर से बोझ है, बिल्कुल एक दावत होती है ना, उसके बाद जो खवातीन का हाल होता है ना, ऑनेस्टली सब एंजॉय करते हैं सवाए जिसने दावत बनाई और रखी होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखिए, इसमें बाकी बड़ा अच्छा है कि आप जाके सपोर्ट किया करें जिस जगह पे आप जा रहे हैं दावत पर, ये जरूरी होता है। मिलजुल कर अच्छे किचन में गपशप लग जाती है ना, 3-4-5 खवातीन, या इवन देखें आपने फिर खवातीन का नाम लिया। नहीं, मैंने इसलिए कहा, मैंने साथ ही कहा, और अगर मर्द इकट्ठे नहीं, मैंने सारे क्या
देखने नहीं कल्चरल चीजें भी है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी के घर दावत पे गए हैं, वहां अगर खवातीन अंदर इकट्ठे हैं बर्तन धो रहे तो हम नहीं वहां जाएंगे ऑफ कोर्स। घर का पर्दा भी होता है, मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। अदरवाइज अगर आपके ऐसे दोस्त इकट्ठे हैं तो आप मेल को ड्यूटी लगा दें, आज आपने सारों ने जाके बर्तन धोने जाए, उधर गपशप लगाए। होना भी ऐसे ही। अच्छा मैं वो एक रील देख रही थी ना, तो उसमें घर के मर्द कहते हैं आज हम खाना पकाएंगे ना, तो खवातीन जो है ना बड़ी खुश हो जाती हैं कि अच्छा आज तो हमारे घर के मर्द, तो हमें तो सुकून मिलेगा ना। कहते हैं हाँ बस वो एक काम करो, जरा प्याज काट के रख दो, टमाटर काट के रख दो, चिकन धो के रख दो, और हरी मिर्चें जो है ना उनको थोड़ा पतला पतला काटना, और धनिया उसको अलग अलग कर देना, और चॉप कर देना, और हाँ वो रायते के लिए ना दही भी निकाल लेना, और वो उसके ऊपर थोड़ा सा जीरा ऐड कर देना। अच्छा वो कहती है अच्छा ठीक है ये हो गया। अच्छा वो कढ़ाई भी चढ़ा दो, उसमें ऑयल भी डाल दो। उसके बाद कोई एक हेल्प भी साथ पे रखिएगा ताकि वो मेरे ना मिक्स करने में कोई चीजें पकड़ाती जाए, तो वो खवातीन वहां पे काम उन्हें कहती है आप एक काम करें, आप बैठे रहे, मिक्स भी हम ही कर लेंगे। इसमें एक और भी गड़बड़ हो जाती है जिसमें आप कहते हैं कि अच्छा तुम नहीं आप बैठ जाओ, काट दिया ना सब कुछ मैं बनाता हूँ, आप बनाते हैं फिर वो खराब हो जाता है, फिर आप कहते हैं आ जाओ अब इसे ठीक करो, खराब तो हो गया अब इसे ठीक करो। नहीं वो जो दूसरा वाला पर्सपेक्टिव जो मैंने बताया ना वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि कर भी रहे काम, तो वो खवातीन पर ही ज्यादा बर्डन है। जिस तरह का काम करें तो पूरा करें। अरे जिस तरह का आता है उसी तरह का करेंगे ना, सीखें ना, सिखाएं ना। हाँ वैसे तो सब कुछ खवातीन से तो सीखते हैं तकरीबन। डिस्कशन हमारी कहीं और चली गई है। हम इस वक्त विंटर वेकेशन फ्रॉम योर साइड टू द पेरेंट्स फॉर द विंटर वेकेशन। यहीं के अपनी बच्चों के साथ प्लान्स बनाएं, इन छुट्टियों को गुजारने की कोशिश करें कि अपने रिलेटिव्स के साथ उनको इंटरैक्ट करवाएं। जितना वो घर से बाहर निकलेंगे उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इंटरैक्शन और लोगों से मिलने जुलने का वो सब आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों की एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। सो आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आई हैव टॉक्ड अर्लियर एज वेल कि रूटीन्स सेट कर लें, उनके साथ डिस्कस करें कि उनके क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं, और थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए निकालें। अगर बच्चों की छुट्टियां हैं, अगर कोशिश करें आप भी अपने ऑफिस से थोड़ी सी 1-2 दिन या वीकेंड्स या कुछ ऑफ ले लें तो बच्चों के साथ एक प्रोडक्टिव टाइम गुजर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग तो उन्होंने घर में वही करना है जो हम समझते हैं कि उनके लिए हेल्दी नहीं है। आपके इदारों को भी चाहिए ना सोचें, फॉर एग्जांपल अगर किसी के बच्चे हैं तो उन्हें छुट्टियां दे दें, किसी कोई अगर अभी आ सकता है ऑफिस तो वो आए काम करे, क्योंकि उस तरह की जिम्मेदारियां नहीं है। इजाजत है, ठीक है, डन हम ख्याल रखते हैं। ओके आई लाइक इट। आयशा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ग्रेट हैविंग यू। नाज़रीन अपने अपने इदारों में बात करें कि छुट्टियां चाहिए थोड़ी सी आपको विंटर वेकेशन में। अच्छा वैसे होता है दिसंबर एंड पे ना, क्योंकि आपकी वो एनुअल लीव्स पड़ी होती है तो आप कहते हैं अच्छा एनुअल लीव्स का टाइम हो गया है, सबने इकट्ठे छुट्टियां ले ली एनुअल लीव्स 100%। मैं सीरियसली कह रही हूँ, आप मंडे से एनुअल लीव्स पे जाएं। अच्छा हाँ ठीक, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे रहिए साथ ये राइजिंग पाकिस्तान। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। ख्वाहिशे नातमाम की कहानी जो दुनिया फतह करने निकली।
ये वही जगह है जहां से सिकंदर आजम का लश्कर पहली मर्तबा बाजौर में दाखिल होता है। वो आखिरी सफर जो एक फातह का दर्दनाक अंजाम बन गया। कोहे हिंदूकश की तंग घाटियों से मकरान के साहिलों तक, गंधारा और वादी सिंध की सरजमीन पर सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। सिकंदर आजम और इस खित्ते के बहादुर बासियों के दरमियान खूनरेज मार्कों और मज़ाहिमत की हजारों साल पुरानी दास्तान। PTV की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिकंदर आजम एक ख्वाहिशे नातमाम का आखिरी सफर। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। From Nestle. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत सारे मैसेजेस हमें आ चुके थे लेकिन कुछ हम प्रोग्राम में शामिल कर पा रहे हैं। अभी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आसिफ मजूका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आज प्रोग्राम के स्टार्ट में अनाउंस किया था कि आप सब ने 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करना है या कोई लाइन लिख कर भेज देनी है ताकि आपकी राइटिंग थोड़ी समझ में आ सके और आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से जज हो सके कि क्या चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में बेहतर होने की ज़रूरत है या ओवरऑल क्या ट्रेट्स आपके अंदर हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते जी आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत, शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा ख्याल है शुरुआत इधर से ही हो जाए। हाँ, हम भी ड्रॉ करते हैं लेकिन इससे पहले क्विकली अगर इसे एक्सप्लेन कर देंगे ये क्या है साइंस के किसी की हैंड राइटिंग सब कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं उसकी पर्सनैलिटी को। आप राइटिंग चेंज करें पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, पर्सनैलिटी चेंज करें राइटिंग चेंज हो जाएगी। रियली? अच्छा, आप देखें बचपन में राइटिंग कुछ होती है, मतलब मिच्योर होता है, कुछ होता है सैड होता है, कुछ होती है जब बंदा हैप्पी होता है, कुछ होता है कुछ और ही होता है। तो राइटिंग क्यों चेंज हो जाती है? क्वेश्चन ये है कि ठीक है आप चेंज हुए हैं, राइटिंग का इससे क्या कंसर्न? अगर कंसर्न नहीं था तो चेंज क्यों हुए? टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज जाएगी, मिच्योर हो जाएगी तो चेंज जाएगी, इग्नोरेंस आ जाएगी तो चेंज हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा तो चेंज हो जाएगी। जिस डिपार्टमेंट में उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। डॉक्टर्स को देख लें। नहीं, डॉक्टर तो खैर उनकी अपनी एक अप्रोच है, मैं उनको क्या कह सकता हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा अहम मेरे पास आता है कि जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती क्या वो लोग अच्छे नहीं होते या वो नालायक होते हैं? हालांकि ऐसा नहीं है। क्या चीज कहाँ पे चाहिए, अगर वो वहां पे फिट है तो आप वाइज हैं, और अगर वो वहां पे फिट नहीं है तो बेशक आप PhD भी हैं तो आप वाइज नहीं है। ओके, चले मैंने तो लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। मैंने भी कर ली है मीनवाइल। आज एक राइटिंग जो सबसे मेरे पास पहले जिसको सबसे पहले मैं लूंगा, ये चीज पूछनी चाहिए थी हमेशा जिसका मैं राइटिंग मेरे पास जाता हूँ प्रोग्राम के लिए तो वो मेरा टेस्ट लेते रहते हैं। हम क्या हैं, ये नहीं पूछते कि हमें क्या करना चाहिए। ये वो थी कि LLB हैं, टोबा टेक सिंह थे, आसमा आसमा, तो इन्होंने कहा था कि मैं LLB हूँ और क्या मैं जज बन सकती हूँ कि नहीं। ये क्यूरी बनती है। ठीक है, अगर नहीं बन सकती तो कैसे बनूं, और अगर बन सकती हूं तो ठीक है मुझे बता दें। ये क्वेश्चन बनता है। ये नहीं है कि मैं क्या हूं आप हैं या नहीं है, जो गुजर गया ये पूछा करें। ठीक है, तो ये उनका तभी इसको मैंने टॉप पे रखा है। इनका ये है, ये पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच है इनकी। अब मैं शुरू कर रहा हूं इनको। टोबा टेक सिंह से हैं, बोल्ड हैं, नैनो सेकंड में डिसीजन करते हैं, लेकिन अगर आप जज बनना चाहते हैं तो विजनरी होना पड़ेगा। ठीक है, विजनरी होना पड़ेगा। माई मीन कि आपको नॉलेज को ज्यादा कलेक्शन आपकी जरूरत है और अभी आप अपीयर नहीं हो सकती, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपीयर होइएगा। ओके जी, जबरदस्त। तो ये जी क्या नाम था इनका, दोबारा बताइएगा। आसमा है टोबा टेक सिंह। आसमा है जी टोबा टेक सिंह से। उनको बताया गया है, आसिफ साहब ने बता दी कि क्या चीज आपके लिए बेहतर है और आपकी हैंड राइटिंग इस वक्त क्या कह रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट। सुगरा है चकवाल से। ये है टू मच सेंसिटिव,
अगर आप जितने ज्यादा हसास होंगे उससे काम नहीं चलता, काम करने से काम आता है, काम सीखने से काम आता है, काम सोचने से सिर्फ काम नहीं आता। एक दफा गलत डिलीवर करेंगे, सेकंड दफा इंप्रूव हो जाएगा, थर्ड दफा जो गलती नहीं करता वो इंप्रूव ही नहीं करता। तो ये टेंशन ना लिया करें कि ये कैसे। अब कुछ लोग रात को गए तक सोचते रहते हैं क्या होगा। भाई सोचने से कुछ नहीं होगा, काम डिलीवर करने से कुछ होगा। सही बात। ओवर थिंकर्स जो है, हाँ, हमेशा हम ये जाते रहा अब क्या होगा जी, अब क्या होगा, जॉब चली गई तो क्या होगा, इदारा प्राइवेट हो जाएगा तो क्या होगा। सोचने से कुछ भी नहीं होगा, डिलीवर करना है आपने। और अगर आप जो कुछ करना चाहते हैं उनमें बैठना शुरू कर दें। एक बंदा कहता है कि मैंने नमाजी बनना है, तो नमाजी में बैठे इंशाल्लाह आप तहज्जुद गुजार भी हो जाएंगे। बेशक सही बात है। अगर दूसरी तरफ आप पढ़ना चाहते हैं और आप बैठते हैं ऑफिस वालों के साथ, तो इंशाल्लाह कभी बुक नहीं उठाएंगे। स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे तो आप स्टूडेंट रहेंगे। सही बात। तो ये चीज जो काम आप करना चाहते हैं उनमें बैठना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली आप सिर्फ सोचने से नहीं, उससे कामयाबी है। जबरदस्त, ठीक हो गया। मोहम्मद अवैस, भल्लोमार कोई विलेज होता होगा, मुझे तो नहीं पता कहाँ से है। मुझे भी नहीं पता किस तहसील। अगर इस किस्म का कोई विलेज आए तो साथ आप तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिखा करें। बिल्कुल सही है। तो कुछ आइडिया तो हो ना कि भल्लो, शायद मैं समझने में गलती हो या कुछ भी हो। तो ये कहते हैं क्या मैं बाहरले मुल्क बैरून मुल्क जा सकता हूँ कि नहीं, बाहर कहीं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। तो ये क्यूरी बनती है, ये भी एक अट्रैक्टिव सी बात लग रही है कि मुझे बताएं राइटिंग से। तो ये तो एक सेंसिटिव है, सेंसिबल है, लेकिन जब प्रोग्राम बनाएंगे ये जा सकते हैं। ओके। जब भी बनाएं। और प्रोग्राम बनाने का मतलब ये होता है कि आप मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली रेडी हो, इसको प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। हम करते हैं कि हाँ जी मेंटली तो बड़ा प्रोग्राम, मेरा भी मूड बनता है कि मैं पीएम बन जाऊं, लेकिन उसके लिए फिजिकली और फाइनेंशियली और पूरे ये सारों को मैंने खबर करके आना, तो तब मैंने करना है ना कि फिर तो ये लोग क्या करते हैं, काश मैं ये हो जाऊं, भाई ये हो जाऊं। तो जो वहां पहुंचा है उससे पूछो कि तुमने क्या पैरामीटर पूरे करके पहुंचे हो वहां। सही बात है। बस वो काश करते हुए मायूसी में चले जाते हैं। उसकी वर्किंग भी तो देखे ना, रात 3-3 बजे तक उसने मेहनत की, फलां जगह की, ये किया, तो फिर अचीव किया गोल। तो आप फौरन जा सकते हैं। तो साथ ही मैंने ये लिख दिया है नीचे भी, सोचने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। ठीक है। तो जब भी ट्राई करेंगे। मोहम्मद इसरार हैं रावलपिंडी से, इनका ये ख्याल था कि नेक्स्ट ईयर मेरा कैसा गुजरेगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैं वो पेशन गोइयाँ नहीं करता, कैसे गुजरेगा। जैसे एक बंदे ने मुझसे पूछा कि आप पेशन गोई करते हैं, मैंने कहा नहीं। तो फिर आप क्या बताते हैं? मैंने कहा आप लाहौर से मुझे कोई बंदा फ़ोन करता है कि मैं फ़लाँ एक फैसल मूवर पे या किसी और अच्छी चीज़ पे बैठा हूँ, तो लाहौर में जो आपके अपने रिसीव करना है, तो मैं फ़ौरन किसी से पूछूंगा 5 घंटे लेती है 6, हाँ, तो मैं उससे 10-15 मिनट करके मैं पहुँच जाऊँगा। मे भी वो रास्ते में टायर ब्रस्ट हो, मे भी वो पंचर हो कहीं और उसका इशू हो जाए तो वो ना पहुँच पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पे जिस ड्राइवर को मैंने भेजा था उसको रिसीव करने के लिए तो मैंने गलती की है। मैंने सिर्फ लोगों की मेंटल अप्रोच देखता हूँ कि इसकी ये मेंटल अप्रोच है और ये मैक्सिमम ये अचीव कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। बस हो सकता है उससे पहले ही वो उसके मेंटल अप्रोच को चेंज कर जाए और वो अचीवमेंट तक वो पहुंचे ही नहीं और कहे कि आपने तो ये कहा था प्रोग्राम में और हुआ ये। तो भाई जिस मेंट फ्लो में आप आ रहे हैं मैंने फ्लो देखना होता है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद इसरार है रावलपिंडी से, कहते हैं कि 2026 का साल कैसे गुजरेगा। एक तो ये है कि ये कामयाब गुजरेगा बशर्ते कि अब जब जो काम करते हैं उसको एंड तक पहुंचाया करें। ओके। पहले से थक जाते हैं कि बाकी बस ठीक हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, हो जाएगा, खुद कभी नहीं होते। वो अभी तक कोई मशीन अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई ही नहीं है कि जो काम मुकम्मल करना पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जिस काम के पीछे लगे उसको आखिर तक ले जाएं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई नहीं थक 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना टाइम लगता है। नेक्स्ट और तीसरी एक और चुनका घर के हालात के बारे में पूछा था, तो मैंने कहा फैमिली, अपने वाइफ को फैमिली मेंबर समझना है। बस ये बहुत सारे मुझसे पूछते हैं जी घर के हालात कैसे बेहतर होंगे। एक ही हल है कि वाइफ को फैमिली मेंबर समझे। दुरुस्त। बस जिस दिन आपने ये समझ लिया उस दिन आप कामयाब हैं। जब तक आप ये चीज समझ नहीं आती तब तक कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, जहां तक पहुंच जाए। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बस ये एक चीज होती है। घर वाली को घर वाली समझे, फैमिली मेंबर जी, सिर्फ घर वाली तक नहीं। कुछ होते हैं जी नहीं जी जो बीवी जो पाँव के नीचे रखनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि वो सर उसको सोच उसको फैमिली मेंबर रखें। जब फैमिली मेंबर है आपके, जी हाँ, तो कामयाब है। अगर आप नहीं रख सके तो अगर कहीं भी इश्यू आ रहा है तो प्रॉब्लम यही होगी। सही बात। कि फैमिली मेंबर आप उसे नहीं समझ पा रहे, सोच का मसला, किसी फैक्टर की वजह से उसको फैमिली मेंबर में आप रख लें तो ठीक हो ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट कौन है? अजान अली रावलपिंडी से हैं। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हर एक के लिए। उन्होंने एक सेंटेंस ये लिखा है। तो मेरी पर्सनालिटी के बारे में बताएं तो एक तो ये है कि लविंग हैं, केयरिंग हैं और अच्छी बात कि इनको तारीफ की जरूरत नहीं है। हालांकि लोगों का ख्याल होता है ना कि उसको तारीफ की जाएगी, मेरी तारीफ हो, दैट्स ऑल। और ये मैं बात काम कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस पर कामयाबी मिलेगी, फिर लोग क्या कहेंगे।
अच्छा हाँ, तो इनमें वो चीज नहीं है। ठीक है, खत्म हो गए ना नहीं अभी है मेरे पास। अच्छा, कामयाबी इसलिए इनको कामयाबी, ये लोग अक्सर कामयाब होते हैं क्योंकि ये तारीफ के लिए नहीं, अपनी कामयाबी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। जो ये काम करे अपनी कामयाबी के लिए, तारीफें खुद ब खुद होती हैं। बिल्कुल सही है। कुछ लोग डिग्री लेते हैं, नॉलेज नहीं मिलता। नॉलेज ले लें, डिग्री खुद ब खुद मिल जाएगी। क्या बात है। काम करें, तारीफ खुद ब खुद मिल जाएगी। डिलीवर करें, खुद ब खुद मिल जाएगी। हम उधर देखते हैं लोग क्या कहेंगे, चाहते हैं, काम नहीं करना, काम नहीं चाहते। काम करे, तारीफें खुद होंगी, हो जाएंगी। नॉलेज हासिल करें, डिग्री खुद ब खुद हो जाएगी। लेट योर सक्सेस बी द नॉइस। बस ये देख लें, लाइफ इज नॉट तारीफ की जरूरत नहीं करते, कमिटमेंट के ठीक हैं। और एक ये चीज है कि जब किसी जगह जाते हैं तो प्रेशराइज हो जाते हैं, तो उनको मरूब नहीं होना। ओके, नो ये काम ही नहीं है। मुझे मोहब्बत है उन जवानों से जो सितारों पे डालते हैं कमंद। लाए जी सबीना आंटी, मुझे आपके पास आंटी होगी। आंटी इनका नाम है या वैसे कह दिया मुझे तो। मेरा नाम सबीना, ये शोएब साहब अपनी एज को कम 18.5 यार, बच्चों की तो आंटी होगी ना। Only 18.5। अच्छा, अब इनको आपस में कंपैरिजन करेंगे, अलग अलग नहीं अलग अलग बॉक्स है हमारा। ये तो होता है ना भाई, कंपैरिजन होता है। अच्छा पहले साहब लेडीज फर्स्ट है। जी वीनरी हैं, लेकिन अच्छी बात कि वो ही डाटा कलेक्ट करती हैं जो इनके मुतलका होता है। ट्रू, क्योंकि जो वीनरी होते हैं ना, उनका ये बड़ा मसला बन जाता है, वो हर चीज नोट करेंगे। जैसे मैं बैठा हूँ, दूसरा बैठा है इधर, यूं देखेंगे, शूज ये थे, वो था, ये भाई इससे मैं क्या कंसर्न है? जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ आपको, उससे कंसर्न है कि मेरे शूज पे तो देख लेंगे ये सॉक्स ऐसी थी, कलर ये था, वो था। भाई इसकी में कोई जरूरत नहीं है। ये फालतू और फजूल लोगों की बात होती है। बिल्कुल ठीक है। बस कहाँ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चेंज आए तो वो चलो नोट कर लेनी चाहिए, अदरवाइज कहेंगे बस काम की इंफॉर्मेशन चाहिए। इस सेंस में कि ये मुझ में ना हो। हाँ, जैसे अब मुझे बड़ा शौक था कि मैं टीपू सुल्तान की शिकस्त के असबाब पढ़ूं। ओके, क्योंकि क्यों हुए मुझे पता चले। जब मैंने पढ़े तो तमाम फैक्टर जो जिस वजह से उसको शिकस्त हुई सेम मुझ में भी थे। चलो मैं बता रहा हूँ, तो मैंने एक एक करके उसको बेहतर कर लिया। तो इस तरह तार किसी को रीड करें तो वो तो ठीक है। बिल्कुल। तो मैडम इस तरह की रीड करती हैं कि जो काम की चीजें कलेक्ट कर ली और वीनरी हैं, घर से सोच के आती हैं, जिसको ना इस्लाम ने यही कहा है कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करो, मीन के वीनरी रहो। ओके, सिस्टम से आउट नहीं होना, सिस्टम में रहना है, वरना सिस्टम आपको धक्के से निकाल देगा। जो है ना गोद से गोर तक, अब एक बाबा चारपाई पे पड़ा है तो वो इल्म कौन सा हासिल करेगा? वो ये है कि आप वीनरी रहें, सिस्टम से इन टच रहें। ये इन टच भी रहती हैं, और इन टच वालों को ये मसला होता है कि वो बिल्कुल इन टच हो जाते हैं। तो ये इनको वो डाटा कलेक्ट करती हैं जो रिक्वायर्ड है। और कुछ बताएं इनके बारे में, कुछ नेगेटिव ना बता दें। हाँ बताएं ना, प्लीज ना बताएं। नहीं बताते। चलो नहीं बताते। नहीं बताएं, हम उस पे विल वर्क ऑन इट। हाँ, उस चीज पे काम हो सकता है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। ये किसी के लिए पेन नहीं लेती। वेरी ट्रू। किसी के लिए नहीं। सवाल कोई आपसे तवक्को को दूसरे लोगों थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो ये कोई तवक्को ना रखे। साढ़े ते ना रहना, वो बात ये साढ़े ते ना रहना। ये तो पॉजिटिव चीज है। बड़ा पॉजिटिव है जो भी है लो। हालांकि नहीं, मेरे लिए, मेरी नजर में पॉजिटिव है, बाकियों के लिए नेगेटिव है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। और एक पॉइंट और बता दूं, प्रोग्राम का टाइम रहता तो बताता चला जाता हूं। नहीं है प्लीज बताएं, बहुत टाइम है हमारे पास। अच्छा, टाइम काफी है तो फिर तो ठीक है। बाज़ औक़ात इनसे ना काम मैनेज नहीं हो पाता, फिर ना उलझ पड़ती हैं दूसरों के साथ। हाँ, हमें नहीं बताना चाहिए ना। हाँ, जब आपसे खुद नहीं मैनेज हो पा रहा, पूरी टीम ने कहा जी एग्जैक्टली। नहीं मैं तो यहाँ पे आवाज आई, बिल्कुल ठीक का है। अच्छा तो ये ना उसको मैनेज किया करें। जो लोग ना हमेशा, मैं आपको बताता हूँ, चलो प्रोड्यूसर के भी, जो प्रोड्यूसर ज्यादा चीखे समझो सबसे नालायक हुई है। नहीं हमारे वाले नहीं चीखते। ना इनकी बात नहीं, मैं किसी एक की तो बात ही नहीं करता, लेकिन चीखने वाले याद मुझे जरूर आए हैं। वो हमेशा नालायक होंगे। जो बंदा ज्यादा शोर मचाए, समझो कोई अपनी कमी जो खामी उसको कवर करने के लिए उधर जोर लगा रहा है, उधर नहीं, अपने उस पे कवर करें। चीखने से चिल्लाने से काम नहीं होते। लेकिन शुक्र है हमारे प्रोड्यूसर्स दे वेरी काम। नहीं, मैं किसी, मुझे तो पता ही नहीं कौन प्रोडक्शन कर रहा है, मेरे तो ये भी नहीं अंदाजा। मैं तो एक जो आप अपने कान आवाजें आ रही हैं तो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ इस पे आई है कि ठीक का है, तो मैंने कहा वो ठीक की तो और आवाज है ना, इसकी बात नहीं। वो कभी अब प्रोडक्शन बैठे किसी टीम में जो ज्यादा किसी कैप्टन में ज्यादा चिल्ला रहा है ना, समझो ये उसको नेक्स्ट टाइम कैप्टन नहीं होना चाहिए। सही बात है, मैंने ये कैप्टन। और बहरहाल चलो ठीक है, पैसे खर्चे करने में समटाइम पता ही नहीं चलता कि भाई जरा ज्यादा खर्च हो गए, हालांकि कम है। इस मामले में वैसे मेरी कैलकुलेशन, हाँ, ये तो नहीं मतलब मैं फाइनेंशियल, बस ये आपकी अपनी राय है।
उसमें अब सिलेक्शन जब करती हैं ना कि ये चीज वो प्रायोरिटी की लिस्ट जो ठीक नहीं है। अच्छा, बाकी ठीक है काम। प्रोबेबली आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं बाज़-औक़ात ये होता है कि हाँ वैसे मैं फाइनेंशियल अच्छी बाकी मैनेजमेंट ठीक करती है, हूँ, ये भी एक उसका लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाज़-औक़ात वाकई मैं मतलब मुझे एकदम लगेगा ना कि अच्छा ये चीज मैं उस पर बहुत ज्यादा स्पेंड कर देती हूँ और थोड़ी देर के बाद मुझे पता लगता है कि नहीं मैं इसको मैनेज कर सकती थी। यू वेरी राइट। ज्यादा स्लिप लोग यहाँ होते हैं, बड़ा पैसा संभालेंगे, बड़ा कमाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन जब वो लिस्ट बनाएंगे ना प्रायोरिटी लिस्ट, प्रायोरिटी खराब है, उसमें नहीं है। हाँ। तो वो कहते हैं सारा कुछ मैं ठीक करता हूँ, मैनेज करता हूँ और मेरा बजट पूरा नहीं होता। मुझे कल ही किसी ने ये 80% बंदों का ये सीन है, 80% का ये प्रॉब्लम है कि वो भाई क्या चीज किसको कितनी तरजीह देनी है, ये उतना जरूरी है। आगे बढ़ जाए क्योंकि टाइम कम है। नहीं, आपने खुद से कहा ना कि 54 नहीं, अब वो बेचैन है कि उनके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं, अब मुकम्मल कर लें कोई बात अगर और भी है। अभी वो डीप एनालिसिस ऑन दी होल सोचा करें थोड़ा सा, इस तरह आपकी हेल्थ डैमेज हो जाएगी, आपको बता रहा हूँ। जैसे आपकी अप्रोच है, आप पॉइंट टू पॉइंट सोचती हैं, अप्रोच पॉइंट टू पॉइंट उनकी होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स हो, ड्राइवर्स हो। पॉइंट टू पॉइंट मीन होता है कि बिल्कुल हर पॉइंट पे देखना है, तो स्टूडेंट ने हर एक पॉइंट को देखना है। जब उसके बाद ऊपर जाते हैं ऑन दी होल देखते हैं। जैसे ना एग्जीक्यूटिव लोगों को बताया जाता है कि इसकी नीचे वाली फाइलें मैं नहीं देखूंगा, सेम वो नीचे में हमने नहीं देख लिया, हमने बस हमने जो ऊपर जाने वाले होते हैं ना छोटे स्टॉप पे, हम नहीं सोचा करते। चले, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस मेरे बारे में तो हो गया। जरा शुएब, कुछ बातें ठीक थी इनमें से? सारी ठीक थी, ऑलमोस्ट सारी ठीक थी। चलो गलत कौन सी थी? चलो ऑलमोस्ट जो आपने कह दिया तो गलत ही बता क्योंकि मैंने सारे बड़े सबसे ज्यादा कीन मैंने एनालिसिस आपको इसलिए किया था कि फीडबैक फौरन से मिलता है। मुझे लगता है कि और मेरे बाद आपकी टीम भी आपको फीडबैक देगी। चलो मैं साथ ही फीडबैक आ गया शुएब के बारे में। अच्छा, नहीं तारीफें करेंगे इनकी, आप माइनस नहीं करते। है तारीफें, नहीं दोनों बनती तारीफें हैं ना, अब क्या करें। सर ये एक पहली बात तो ये, बचपन में आप स्कूल जब जाते थे ना तो आपको माँ बाप धक्के से भेजते थे, आप कहते थे मैं नहीं जाता। है सही बात है। हाँ बिल्कुल, पूछ लीजिएगा। रियली? पक्की बात है। पढ़ने लिखने का शौक बचपन से बीच में एक फेज आया जरूर था, लेकिन आई थिंक 7-8 के बाद तो मैं खुशी मैं कहता सैटरडे संडे भी स्कूल 7-8 बचपन थोड़ी होता है, बचपन तो छोटा होता है। मैंने बचपन से छोटे होता है ये। अच्छा, और वो शुरू से पढ़ने लिखने का शौक? नहीं, अच्छा वो कुछ उसको मैं जाता हूँ उस बात को मैं लेकर, जो अभी भी आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज है कि जब भी आप कुछ काम करना चाहते हैं तो सोचते हैं पहले एक उम्मीद तो है ये नहीं होगा, इम्कान तो कम लग रहे हैं। वेरी ट्रू। नेगेटिव जो अप्रोच होती है ना वो पहले ये कहाँ ही होगा, इसका क्या ही होना है। वो उधर भी वो वाले अप्रोच, इधर उसके बाद पूरा ट्राई करना पड़ता है। सुनाई आपको जी, तो अच्छा ठीक है, अब बदला ले लें उनसे, क्योंकि जब वो भी लेते हैं तो आप भी ले लें उनसे। नहीं, उसको पता है वो आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, क्यों आ गया कुछ टाइम जी, कुछ वक्त से आ गया मेरे अंदर। अच्छा चलो, ये अब नहीं आएगा। आज मैंने पॉइंट आउट कर दिया है ना, अब ये नहीं आएगा। अगर आप चेंज चाहते हैं तो मैं अपने पास मार्क कर नहीं था, मैं राइटिंग यूं चेंज करें तो ये ठीक हो जाएगा, तभी मैं आपको बता सकता हूँ। और सिंसियर हैं आप, न चाहते हुए भी हैं, क्योंकि ये आपकी नेचर में है। ये दैट्स ट्रू, नेचर दुश्मन भी है तो मैं सिंसियर हूं उसके साथ। जी हाँ, नहीं बाज़ औक़ात आप वायलेट होना भी चाहते हो तो नेचर आपको वायलेट नहीं होने देती, इसलिए ये चीज़ आपकी ब्लड में, जो चीज़ ब्लड में आ जाए उसके लिए वायलेशन पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए इस्लाम में भी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बुराई या चीज़ अच्छाई ब्लड में आ रही है और उसको आप सस्टेन कर ले तो उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और वो हमें नेचर वाली चेंज बहुत कम ही चेंज होती है, बहुत रेयर लोग होते हैं। और जब आप सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना। अच्छा जी हाँ, काम तेज करने से काम ठीक होता है, काम सोचने से अभी बार बार ये करो नहीं होता। अब ये मसला भी है मेरा, सोचने में वक्त ज्यादा लगा देता हूं, बहुत ज्यादा लगाती है। ओवर थिंकर। हाँ नहीं, ओवर से भी ओवर है। हाँ, बस ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक भी आप हैं। ऐसे लोग जो हैं उनको साथ आप जैसे के साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, उनकी पर्सनैलिटी डैमेज नहीं हो सकती, और तरक्की थोड़ी सी स्लो हो जाती है ना। या फिर इस तरह है कि अगर तरक्की करनी तो नींद का टाइम थोड़ा सा कम कर ले, वो टाइम इधर लगा ले। अगर जो एक्स्ट्रा जाया करते हैं तो फिर कहीं किसी का एडजस्ट तो करना है बात नहीं, तो या फिर गेम का काम कम कर लें या किसी और तरह, ताकि उस पर काम ज्यादा कर ले। मैं भी दोस्तों से मिलने का टाइम कम कर लें और काम में कम टाइम ज्यादा लगा लें। नहीं, दोस्तों में मिलने से फायदा होता है इनको। एक तो वहाँ पे जब एक बात और भी चलो हंसी वाली, एक तो वहाँ दोस्तों में बैठते हैं ना तो बढ़ के बड़ी मारते हैं। क्या करते हैं? दोस्तों में बैठते हैं तो आप बढ़ के बड़ी मारते हैं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब ओवर मैं ये इसको मैं बढ़ के समझता हूँ। हाँ, मैं कुछ भी नहीं। लोग कहें ना तुम ये, लोग कहें ना तुम ये, तो वो ये। मैं कहूँ ना मैं ये हमेशा शुरू करता हूँ जी, एक दफा मैंने ये किया
अब बैठते हैं, मैंने ये किया, भाई किसी ने कहा कि तुमने ये किया, जब तक नहीं कहा तो आपने कुछ भी नहीं अच्छा, किया। ये मुझे नहीं लगता कि मैं करता हूँ। अभी सोचिएगा। वैसे कि मैंने भी नहीं कभी मैं कभी नहीं करता ये, अपने बारे में कम बात मुझे ये लगता है कि मैं इवन गैदरिंग में होता हूँ तो मैं इतना ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, मैं सुनता, मैं गुड लिसनर, मैं अपने बारे में तो चीजें बहुत कम शेयर करता हूँ। नहीं बड़े की मीन जब भी आप बात करेंगे ना, जिस वक्त भी करेंगे तो उस वक्त उसको रियलिटी से ऊपर की करेंगे, उसका रियलिटी के साथ ताल्लुक थोड़ा सा। अच्छा, आई थिंक अबाउट इट, मैं कभी करता नहीं वैसे, बट आई थिंक अबाउट इट कि कभी ऐसे चलो मैं भी फिर मुझे गलती लगी, क्योंकि वैसे मैंने भी इतने सालों में चलो 1 पॉइंट गलत हो गया, 99% तो ठीक हूँ। दुरुस्त हर वक्त बार बार।